आपका आईबीएस कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम डायग्नोज करते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट सेट करते हैं। इन पॉइंट्स को चेक करने के बाद ही पता चलता है कि मैं भी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि नाभि खिसकना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इनके कॉन्फिडेंस को देखिए, और कोई मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे आपको, बस ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां चलती रहेंगी। नाभि बेसिकली ये आपके एब्डोमिनल मसल हैं, है ना, ये सारी एब्डोमिनल मसल हैं। जब बहुत इंसान एक्सरसाइज अच्छी कर लेता है, एब्स डेवलप कर लेता है, तो ये मसल जो है, यही मसल दिखने लगती हैं, जिसको एब्स कहते हैं। और जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा फैट, सबक्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो वो सबक्यूटेनियस फैट होता है, हमारे एब्स दिखते नहीं है। तो अल्टीमेटली एब्स नेचर ने बना के हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इट्स जस्ट दैट हम उसको दिखा नहीं पाते हैं ड्यू टू फैट का इतना डिपोजिशन हो जाता है। जब हम क्रंचेस करते हैं या उस तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं, और जब उस फैट को मेल्ट डाउन करवा ले जाते हैं, तब जाके ये दिखने लगते हैं और वो एब्स बन जाते हैं। ठीक है, सो एब्स बेसिकली नेचुरल है, इसको रेक्टस एब्डोमिनस मसल कहते हैं। ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, ये जो ब्लॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे एक लिगामेंट से ज्वाइंट होते हैं ना। अब उस लिगामेंट का नाम है लीनिया अल्बा। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है फाशा टाइप का, ये आपका होता है लीनिया अल्बा। तो अब होता क्या है कि आपका ये जो नेवल है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक स्कार टिश्यू है। मतलब स्कार का मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ पे चोट लग जाए, बहुत ज्यादा चोट लग जाए, लेट से एक शीशे से कट लग गया, उसके बाद जब कट लग जाएगा, तो जब ये घाव भरेगा तो यहाँ पे एक दाग छोड़ जाएगा, उस दाग को कहते हैं स्कार। ये जो अम्लाइकस है ना, ये भी एक स्कार टिश्यू है। और बेसिकली जब हम पैदा नहीं हुए थे, जब हम अपनी मदर के वूम में थे, हम सारे ही, तो ये अम्लाइकस ही था, जहां पे हमारे 2 आर्टरीज और 1 वेन निकलते हैं, और हमें इसके थ्रू न्यूट्रिशन मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। क्योंकि जब हम पेट के अंदर होते हैं, मदर की वूम के अंदर होते हैं, तो हम पूरी तरीके से पानी के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। जब पानी के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, तो कोई इंसान पानी में लंग्स से सांस नहीं ले सकता है। उसी तरीके से कुदरत ने हमें बनाया है कि बच्चे भी पेट के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं। तो उनकी जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है, उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी होती है, वो इसी के थ्रू होती है, अम्लाइकल आर्टरी और वेन्स के थ्रू। अब एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह हो गए, जिसकी वजह से फिर आपके जो वैस्कुलेचर्स इनटू योर लंग्स हैं, वो डायलेट करने लगते हैं, एंड इवेंचुअली पहली सांस बच्चा लेता है अपने लंग्स के थ्रू, और हल्के हल्के यहाँ पे स्कार डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, जिस तरह से हमें नेचर ने बनाया है। अब लोगों ने ना उसको मार्केटिंग कर ली है। लोगों ने क्या किया है, अब यहाँ पे जो आपको ये बंदा भी बता रहा था, आपको पैल्पिटेशन होगा। पैल्पिटेशन क्या है, किस चीज का पैल्पिटेशन होता है? ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, आपका यहाँ से जब हार्ट निकलता है, तो हार्ट के अंदर से एक मेजर आर्टरी होती है जो निकलती है, जिसको हम कहते हैं अयोर्टा। अयोर्टा निकलता है, और उसी अयोर्टा के थ्रू फिर वो नीचे जाता है, वो इधर सुपीरियर इंफीरियर वेन्स बनाता है, बहुत सारी ब्रांचेस उसी से निकलती हैं, वन ऑफ द मेजर आर्टरी है। अब जिस तरीके से आपका हार्ट पंप करेगा, उस तरीके से आपके ब्लड इन द अयोर्टा पंप करेंगे। जब ब्लड इन द अयोर्टा पंप करेंगे, तो जैसे हम बीपी का कफ लगाते हैं अपने हाथ में, और लब डब की आवाज हल्की फुल्की सुनाई देती है, और इस तरीके से हम बीपी का मेजरमेंट ले पाते हैं, सेम फ्लक्चुएशन यहां पे भी होता है, क्योंकि ये बहुत मेजर वेसल है। अब उसी वेसल को, उसी फ्लक्चुएशन को ये बंदा क्लेम कर रहा है कि लेट से ये आपका अम्लाइकस हो गया, अब यहां से ये अयोर्टा आ रहा है, ये आपका इंफीरियर वेना कावा है, जो डर्टी ब्लड को ऊपर लेके जाता है टुवर्ड्स द हार्ट, और ये अयोर्टा है जो प्योरिफाइड ब्लड को नीचे लेके आता है टुवर्ड्स योर पेल्विक एरिया, टुवर्ड्स योर लोअर लिम्ब। जिस तरीके से हार्ट बीट करता है, उस तरीके से कभी कभी ये भी पल्सेट करता है, कभी कभी नहीं, ये यूजुअली पल्सेट करता ही है। लेकिन जो स्किनी लोग होते हैं, जो पतले लोग होते हैं, उनमें ये पल्सेशन बहुत क्लियरली सुनाई देती है। जो बहुत मोटे लोग होते हैं, उनमें ये पल्सेशन नहीं सुनाई देती है, बिकॉज ऑफ देयर फैट। तो एक तरीके से समझ लो वो डैम्पिंग टाइप का हो जाता है फैट। ठीक है, अब उसी को यहां पे ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको यहां पे सुनाई देगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, यहां पे सुनाई देगा तो आपको डायरिया है। कितने फॉल्स क्लेम है। किसी को हो सकता है यहां पे सुनाई दे, किसी को हो सकता है यहां पे सुनाई दे, क्योंकि यहां से एक मेजर वेसल जा रही है। आईबीएस बेसिकली अल्टरेशन है इन द ब्रेन आर्किटेक्चर एंड कनेक्टिविटी, क्योंकि आपका ब्रेन आपके गट के साथ कनेक्टेड है थ्रू योर वेगस नर्व। अब जब ब्रेन और गट का वेगस नर्व से कनेक्शन बनता है, और किसी भी वजह से अगर ये कनेक्शन में कोई भी डिसरप्शन आता है, तो उसकी वजह से आईबीएस हो सकता है डेवलप हो। तो अब होता क्या क्या है वहां पे, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, गाबा एक इनहिबिटरी हार्मोन है अगर ये हो गया, या फिर अगर कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो ये सारे चीजें होती हैं जो आईबीएस के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑन द अदर हैंड न्यूरोट्रांसमीटर की वजह, न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा डिसबायोसिस, जहां पे बैड बैक्टीरिया
बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जहां पे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी घटने लगती है, जहां पे मेटाबोलाइट्स लाइक लेट्स से शॉर्ट चेन फैटी एसिड, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ट्रिप्टोफैन, ये सारी चीजों का डिसबैलेंस होने लगता है, तब आईबीएस डेवलप होता है। इसके साथ साथ अगर इंटेस्टिनल बैरियर का डिसफंक्शन हुआ है, जिसको लीकी गट बुलाते हो, बेसिकली इंटेस्टिनल परमियाबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। ऑन द अदर हैंड लो ग्रेड इन्फ्लामेशन अगर है आपका, लेट्स से आपका मास्ट सेल इज बेसिकली, जब आपको एलर्जीज होती है तो मास्ट सेल आईजीई टाइप की न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से एलर्जीज से बॉडी फाइट करती है। लेकिन अगर मास्ट सेल डिसरेगुलेटेड हो जाए तो क्या होगा, बार बार वो चीजें रिलीज होती रहेंगी, ठीक है। डेंड्रिटिक सेल अगर ओवर एक्टिवेट हो जाए, टी सेल का ओवर एक्टिवेशन हो जाए, तो जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 1B, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ये सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, जब ये हाई जाने लगते हैं तब समझ लो आपके अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप होता है। अब मोटा मोटा अगर आपको टेस्ट करवाना है टू चेक द इन्फ्लामेशन, तो बहुत सस्ते टेस्ट होते हैं, CRP हो गया या फिर अपना ESR हो गया, तो ये सारे भी एक ब्रॉडर आइडिया दे देते हैं। बट देन अगेन अगर आपको बहुत स्पेसिफिक में जाना है तो इंटरल्यूकिन पैनल भी होता है, वो भी इंसान करवा सकता है, ठीक है। किसी भी वजह से अगर पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी डाउन हो जाए, तो अगर पैरासिम्पैथेटिक जो आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो अगर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक डोमिनेट करने लगेगा, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होगी, जिसकी वजह से आपको पैल्पिटेशन होगा, जिसकी वजह से आपको घबराहट होती रहेगी एंड यू डोंट नो द रीजन। तो ये सारे रियल रीजन, साइंटिफिक रीजन होते हैं इन development of IBS or dysbiosis or SIBO or whatever you call it. Not all are same, but then again depending upon the severity, depending upon the pathophysiology, उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनती है। अब यहाँ पे ये लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, I don't know, मतलब गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती है ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक चीज और करते हैं, ये नेवल के पास आपको प्रेस करेंगे, उसको हल्का सा ऊपर ट्विस्ट करेंगे, रोटेट करके वापस वहीं पे लाके ड्रॉप करेंगे, एंड देन दे विल से कि आपका IBS फिक्स हो गया। And they will ask you in confirmation कि how do you feel now? You will say कि I'm feeling much relaxed. अब वो चीज आप झूठ नहीं बोल रहे हो, you are feeling at that point of time। लेकिन वो कैसे फील कर रहे हो, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, वेगस नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वेगस नर्व आपके ब्रेन से जब निकलती है, यहां से निकलती है जब, तो ये एक पेयर में आती है और ये ऑल द वे देखो कैसे इसोफेजियल प्लेक्सस बनाती है, उसके बाद आपके स्टमक में इसके ब्रांचेस जाती हैं, उसके बाद फर्दर ये आपके हार्ट में जाता है, आपके लंग्स में जाता है, फिर नीचे आता है, आपके इंटेस्टिन में आता है। तो जब यहां पे इसको ये ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है। जब उसका स्टिमुलेशन होता है तो पैरासिम्पैथेटिक का एक्टिवेशन होता है। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा प्लासिबो इफेक्ट भी होता है कि इंसान को लगता है कि हाँ, ही हैव एक्सप्लेन्ड समथिंग एंड नाउ अब ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये शायद अब मुझे ये फील हो रहा है। तो इसलिए until and unless things are not scientifically proven, don't waste your time, don't waste your money. I would suggest कि go for the evidences, go for the scientific mechanism, pathophysiology, then only start believing in all those theories. ठीक है, I hope that made sense and that's all for today.